चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे शुरुआत से ही कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ा था, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए, अमेरिका जो है, पहले जो हम लोग मैप में देख रहे हैं, ये अमेरिका पहले से रास्ता मालूम नहीं था। यूरोप वासी इसके बारे में जानते नहीं थे कि अमेरिका कोई देश है या नहीं है, ये समुद्र से दूर था। लेकिन जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ तब अमेरिका हमको पढ़ा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि अमेरिका गुलाम क्यों हुआ था और अमेरिका का खोज हुआ क्यों। तो अमेरिका देखिए, गुलाम पहले था नहीं। अमेरिका एक पहले से क्या था, स्वतंत्र देश था। लेकिन जब भौगोलिक खोज शुरू हुआ, यानी लोगों ने, जो नाविक लोग था, वो धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि हमको किधर से कोई देश नया नया मिल जाए। उसी खोजने के समय में एक नया देश पता चल गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पता चला था 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में एक नया देश, जहाँ की यूरोपीय लोग समुद्री मार्ग से पहुंचा था। ये समुद्री मार्ग से पहुंचा था, ये समय था 1492 ईस्वी। 1492 ईस्वी में वहां एक पुर्तगाली व्यक्ति पहुंचता है, इसका नाम था कोलंबस। कोलंबस जो है वो 1492 ईस्वी में समुद्री मार्ग से अमेरिका पहुंच जाता है। पहले भी अमेरिका के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि हाँ अमेरिका के बारे में कुछ जानता था। वो एक अननोन था, अनजान था कि हाँ अमेरिका है भी या नहीं है। पहली बार इसके बारे में पता ही लगाया था कोलंबस। जब कोलंबस यहाँ पहुंचा तो इसको लगा कि ये भारतीय लोग हैं, लाल देखने में था। इसको जब देखा, इसको लगा कि हम लोग इंडिया का खोज कर लिए और यहाँ के मूल निवासी को ये रेड इंडियन बोल दिए। वो खोज अमेरिका का नहीं रहा था, वो खोज इंडिया का रहा था, क्योंकि भारत आने का बीच में रास्ता जो था वो बंद हो चुका था। इसीलिए भारत आने के लिए समुद्री मार्ग खोज रहा था। और उसी खोज के चक्कर में वो सीधा अटलांटिक महासागर को पार कर गया। बीच में यूरोप और अमेरिका के है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर को सीधा पार कर गया। लेकिन जब अनजान था, उसको लगा कि समुद्र पार किए तो भारत ही होगा, लेकिन वो भारत था नहीं। फिर भी 1492 में खोज करने के बाद वहां के जो व्यक्ति था, लाल दिखता था, उसका नाम दे दिया रेड इंडियन। आज भी वहां के मूल निवासी को रेड इंडियन ही कहा जाता है, जबकि इंडिया था नहीं, फिर भी इंडिया नाम रखा गया। कोलंबस खोज कर लिया। खोज करने के बाद वो धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ता गया। इंग्लैंड में भी दो धर्मों के बीच, एक वहां रहता है कैथोलिक और दूसरा है प्रिटोरियन। ये दोनों कैथोलिक और प्रिटोरियन में आपस में झगड़ा चल गया। अब झगड़ा चल गया तो कैथोलिक लोग इसको सताने लगा, जिसके कारण प्रिटोरियन लोग यहाँ से भागा इंग्लैंड से, और वो भाग के धीरे धीरे अमेरिका में बसने लगा। जब ये अमेरिका में बसा तो यहाँ का जो मूल निवासी था, मूल खनिज संपदा था, सब पर धीरे धीरे क्या करने लगा, अधिकार करने लगा। सब पर ये अपना अधिकार जमा लिया और ये पूरा अटलांटिक महासागर का किनारा ये अपने कब्जा में ले लिया। यहाँ का जो भी खनिज संपदा था, सब पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, लेकिन तब भी शासन चला रहा था। जो यहाँ का शासक था उसी का चल रहा था। वो धीरे धीरे शासन पर कब्जा कर लिया प्रिटोरियन, लेकिन वो गुलामी खट रहा था। वहाँ का जो कैथोलिक था, वहाँ का शासक था, उसी का वो गुलाम बन के जी रहा था। धीरे धीरे इसके मन में हुआ हमको कैसे आगे बढ़ना है, ये गुलामी जंजीर से निकलना है। क्योंकि हम लोग यहाँ जब थे तब भी हमको सताया गया, अमेरिका आ गए तब भी हम गुलाम हैं। अब गुलामी से निकलने के लिए दोनों आगे बढ़ा। एक तो यहाँ का जो मूल निवासी था रेड इंडियन, उसको दिक्कत था कि हमारे घर में आकर के हम ही का सब कुछ ले रहा है। दूसरा वो भाग के आया, लगा कि यहाँ से हम भाग के आ गए अपना देश छोड़ के दूसरा देश, यहाँ भी वही शासक बनल, इसको हमें हटाना है। और ये हटाने के लिए बेचारे के पास सीधा कोई तरीका नहीं था कि वो इंग्लैंड से झगड़ा करे और हरा दे। क्योंकि उस समय
लगभग 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में दुनिया में दो धुरी बना हुआ था, दो महाशक्ति। एक ताकतवर था फ्रांस, जो यूरोप महादेश में पड़ता है, दूसरा था ब्रिटेन। ये दोनों उस समय अपने आप में बहुत ताकतवर था। ये अपने आप में भगवान घोषित करके बैठा था कि हम ही सबको गुलाम बनाएंगे, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम सबको गुलाम बनाएंगे, शासन करेंगे, और आप लोग को कम बुद्धि, आप लोग हमारे अंदर रहिए। हाँ, ये मानना था ब्रिटेन का भी और फ्रांस का, दोनों यही मान के बैठल था कि ये जैसे होगा हम ही दोनों शासन कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 756 ईस्वी आते आते ये जो दोनों अपने आप को भगवान मान के बैठा, ब्रिटेन भी, जिसको इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और फ्रांस भी, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लिए 1756 में। अब दोनों महाशक्ति था, सबसे टैक्स लेकर के गुलाम बना के, भारत से भी दुनिया के लगभग इधर सभी देशों को गुलाम बना के वहां टैक्स का पैसा ले जा रहा था। और जब आपस में दोनों झगड़ा हुआ तो झगड़ा लंबा चला, क्योंकि ताकतवर तो दोनों था, फ्रांस भी ताकतवर था और इंग्लैंड भी ताकतवर था। अब दो को जब महाशक्ति भिड़ गया तो युद्ध लंबा खिंच गया। और इसी समय जब ये युद्ध लंबा खिंच रहा था, ये जो उपनिवेशवासी अमेरिका वाले थे, और यही बगल में कनाडा है, ये भी दोनों को गुलाम बना के रखा हुआ था। दोनों, फ्रांस भी एंट्री मारने था, अमेरिका भी मारा हुआ था, दोनों एंट्री मारने था। फ्रांस यहाँ कनाडा में था और ब्रिटेन इंग्लैंड में यहाँ था, अमेरिका में। ये दोनों जब महाशक्ति भिड़ा अपने से 1756 में, तब इन दोनों को लगा कि अब तो कोई न कोई एगो हारेगा। अगर एक हार जाता है तो हम लोग जो उपनिवेशवासी गुलाम लोग हैं, इसका उद्देश्य एगो होगा, जो जीता उसको हराना। पहले आपस में ही दोनों लड़ लिया, लड़ा तो भयानक लंबा समय, 1756 से 1763 ईस्वी तक झगड़ा किया, यानी लगभग 7 वर्ष तक दोनों झगड़ा किया। इसीलिए इसको बोलते हैं 7 वर्षीय युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध। ये युद्ध 7 वर्षों तक लड़ा गया। इसमें एक गुट में था फ्रांस और दूसरा गुट में था ब्रिटेन, ब्रिटेन या तो आप इंग्लैंड कह सकते हैं, एक गुट में ये था। अब देखिए, ब्रिटेन और इंग्लैंड कंफ्यूजन होगा, फिर हम कभी बता देंगे कि इंग्लैंड क्या था, ब्रिटेन क्या था, इसका भी अंतर समझा देंगे लास्ट में। अब देखिए, तो ये फ्रांस और ब्रिटेन दोनों झगड़ा किया 7 वर्ष तक। 7 वर्ष झगड़ा करने के बाद फ्रांस पराजित हो गया, फ्रांस हार गया और ब्रिटेन जीत जाता है। इससे उपनिवेशवासी जो गुलाम था ये लोग, इसके अंदर से भावना जग गया। ये दोनों अपने आप को बोलता था तो बड़ा ताकतवर, एक तो हारा, यानी फ्रांस का ताकत कमजोर हो गया। अब अगर हमको झगड़ा करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन से। अगर हम लोग उपनिवेशवासी झगड़ा कर ले, थोड़ा सा गलती से भी जो हारा है फ्रांस, खिस जाने के लिए खंबा नोचे, कुछ हेल्प कर दे, तो फिर हम तो ब्रिटेन को भगा देंगे। और जैसे ब्रिटेन भागा तो जो हम लोग पर टैक्स था, गुलामी का जंजीर था, हम लोग आजाद बन जाएंगे। अब यहाँ से क्रांति अमेरिका का जोर पकड़ना शुरू, अमेरिका का क्रांति 1763 के बाद जोर पकड़ने लगा कि अब हमको गुलामी नहीं चाहिए। फ्रांस हारा, भगा दिया इसको। अब बचा इंग्लैंड। अब था कि दुश्मन एक, अगर भगाना है सिर्फ किसको, अगर भगाना है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को, ब्रिटेन को भगाना है। अब दुश्मन एक था। ये लोग एक होकर के आंदोलन करने लगा, लेकिन उसी समय ब्रिटेन ने एक और गलती किया और 1765 ईस्वी में, यानी युद्ध के 2 वर्षों के बाद स्टाम्प एक्ट पारित किया, यानी वो कर लगा दिया, जिसको हम लोग जानते हैं स्टाम्प एक्ट के नाम से। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित कर दिया, यानी वस्तुओं पर, जो उपयोग की वस्तु थी, सब पर 20 सीलिंग का कर लगा दिया कि आप अगर कोई वस्तु खरीदेंगे तो ये 20 सीलिंग स्टाम्प वाला टैक्स देना होगा। जैसे हम लोग का कोर्ट कचहरी में स्टाम्प आता है 100 रुपया, 50 रुपया, तो उसका काम तो सिर्फ क्या, हम लोग पैसा देते, बचता कागज,
वही प्रकार से हाँ स्टाम्प एक्ट लगा दिया था कि आप कोई सामान खरीदेंगे तो सामान का जो दाम है वो तो रहेगा, लेकिन ये 20 रुपया इंग्लैंड वालों को टैक्स देना होगा स्टाम्प के। यानी आपको हर हाल में स्टाम्प खरीदना ही होगा। अगर आप स्टाम्प नहीं खरीदते हैं तो अगला वस्तु नहीं मिलेगा। और ये 20 शिलिंग का टैक्स डायरेक्ट इंग्लैंड के पास जाता, यानी 20 शिलिंग लगाया इंग्लैंड का, लेकर आराम से टैक्स जी रहा था। अब खर्चा जो हुआ था पैसा निकालने के लिए से किया था। 7 वर्ष झगड़ा करना मतलब खूब खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो पैसा कहाँ से निकालेंगे, तो जो हमें गुलाम देश है पर टैक्स लगा देंगे। तो इसी चलते 1765 में स्टाम्प एक्ट लगाया था। स्टाम्प एक्ट लगाया वो हर वस्तु पर 20 शिलिंग का लगा। जब स्टाम्प एक्ट लग गया तो जो क्रांति का सुबुगाहट शुरू हो था वो और जोर पकड़ लिया। लगता है कि अब इसका जाने का समय आ गया है। एक तो हम लोग को गुलाम बना रखा, युद्ध में झूठ फूट कर किया खर्चा, अब झगड़ा अगर किया है ब्रिटेन और फ्रांस तो फिर अमेरिका वाले इसका टैक्स क्यों भरेंगे। स्टाम्प एक्ट का जोरदार विरोध है पूरा। अब ये क्रांति धीरे धीरे अपना स्तर बढ़ाने लगा। हाँ सब मिलके पूरा, इसमें दोनों था, वहां का जो मूल निवासी रेडियन था वो भी कर रहा था, और जो इंग्लैंड से भाग के आया था उसी के डर से अब वो भी इसके खिलाफ हो गया। अब दोनों मिलके झगड़ा शुरू कर, क्या हम इसके साथ नहीं रहेंगे। झगड़ा शुरू हुआ तो धीरे धीरे बढ़ता गया क्रांति। 1767 ईस्वी में इन्होंने स्टाम्प एक्ट को और हार्ड कर दिया। अब खाने पीने की वस्तु पर भी लगा दिया कि आप अगर कुछ खाना सामान खरीदेंगे 50 रुपया अगर कीमत है उसका, तो 50 रुपया में आपको और देना पड़ेगा 20 शिलिंग, यानी 20 शिलिंग अनिवार्य कर दिया कि आपको हर हाल में अब खाने के सामान। अब बताइए कि अगर 20 रुपये का कुरकुरे खरीदे तो 20 रुपया टैक्स भरिए। इससे जनता 1767 के बाद और गुस्सा में हो गई कि आप एक तो पहले फालतू 20 लगा के सब वस्तु पर उपभोक्ता वस्तु छोड़ दे जो खाएंगे हम लोग, अब 1767 में खानों पर लगा दिया कि आपको अगर एक पैकेट नमक खरीदना है तो दीजिए पहले शिलिंग दीजिए 20 शिलिंग टैक्स, तब नमक का दाम दीजिएगा। हाँ सब 20 शिलिंग ही लगेगा। अगर आप एक कलम खरीदते हैं तो 1 रुपये कलम के दाम अलग है, वो जो है रहबे करेगा, लेकिन आपको स्टाम्प 20 रुपया का खरीदना होगा। इसका कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ मतलब हुआ कि आपको टैक्स देना ही होगा। आप खाने के लिए हल्दी खरीदे, नमक खरीदे, कुछ भी खरीदे, लेकिन 20 शिलिंग वहां का उसमें मुद्रा था, जैसे हम लोग का भी 20 रुपया चलता है, वहां का 20 शिलिंग वो अनिवार्य था कि आपको 20 शिलिंग टैक्स देना होगा। अब ये क्रांति और जोर पकड़ा कि अब खाने की वस्तु पर कौन टैक्स देता है। हम कुछ खरीदेंगे 2 रुपये का हल्दी पहले 20 रुपये टैक्स सब देंगे, तो फिर 2 रुपये का हल्दी कैसे खरीदेंगे। इसलिए धीरे धीरे ये क्रांति जो कि सोया हुआ था ये अपने आप ब्रिटेन वालों के गलती के कारण जोर पकड़ता गया, और जैसे जैसे जोर पकड़ा इंग्लैंड के लिए खतरनाक साबित होते गए। उसी समय एक व्यक्ति आया सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ये अमेरिका का था। सैमुअल एडम्स क्या किया कि वो इस क्रांति का धीरे धीरे नेता बनना शुरू किया और एक नारा दे दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी अगर हमारा अपना शासन नहीं दीजिएगा तो हम आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। यानी टैक्स देने से इनकार करने लगा सैमुअल एडम्स, और ये धीरे धीरे बढ़ते गया। सैमुअल एडम्स का जो नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये पूरा अमेरिका में पड़ गया, अब फैल गया। इसको अब लोग नेता मान रहा कि बहुत बढ़िया नेता। ये चल ही रहा था उसी समय। अब देखिए क्या वहां के लोगों को चाय पीने का आदत लगा रखा था। अभी चाय पर भी उपभोक्ता वस्तु पर जब 1767 में टैक्स लगाया, अब तो चाय पर भी लग गया। अब चाय बेचिए उपरम दीजिए 20 शिलिंग। अब उसी समय एक जहाज जाता है इधर से चाय लेकर के, और बोस्टन एक जगह था, बंदरगाह था अमेरिका, बोस्टन पहुंचता है जहाज, पूरा भरा हुआ जहाज था, और चाय लेकर के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचता है। बोस्टन बंदरगाह पर ये पहुंच जाता है चाय लेकर के पूरा, यानी चाय लेकर के पहुंचा बोस्टन बंदरगाह पर। जब ये बोस्टन पहुंचा तो सैमुअल एडम्स पहले से तैयार था।
अब चाय पहुंचा तो उतारने के लिए, तो उस समय की बात है तो लेबर ही जाता था। अब वो लेबर क्या किया कि अपना भेष बदल लिया, पूरा एकदम जैसे लेबर का वेशभूषा होता है, सब देह में साट लिया, मुंह से बना लिया लेबर जैसा, और सब क्रांतिकारी था। टोटल जो चाय उतारने गया सब का सब क्रांतिकारी था। और चाय उतारने जाता सबका एक के मिशन था कि जितना चाय है सबको समुद्र में फेंक देना। वो गया था इस उद्देश्य। लेकिन ये बात जो गुलाम बना के ब्रिटेन बैठल था उसके अधिकारी को समझ में नहीं आया। उसको लगा कि लेबर है, आया है, अपना मजदूरी का काम है, वो चाय का बोरी उतार के पहुंचा देगा बाहर, फिर चल जाएगा। ये लोग क्या किया, जैसे ही अंदर जाता है, जो जो 2 4 5 अधिकारी था पकड़ा, हाथ पर बांधा, मुंह बांध के घुलटा दिया, हर जगह लेटा दिया, यानी सब अधिकारी को लेटा दिया, कहीं कोई देखने वाला नहीं। ये अपना वेश तो बदल के था ही, अधिकारी जितना भी स्टाफ था सबको बांधा, ये सब मजदूर चाय को निकालते गया जहाज से, समुद्र में फेंकते गए, सब चाय अटलांटिक महासागर में फेंक दी। अब जहाज खाली हुआ, बाद में जब बाहर निकाला था सबको उसी बांध के फेंक के फिर चल दिया सब। अब ये घटना बहुत बड़ा घटना था, एक पानी का जहाज में चाय भर के जाए, पूरा चाय समुद्र में चल जाए। अब तो मान लीजिए मछली पीता, किसी काम का बचा नहीं, जब चाय चल गया तो सब पानी मिल गया, चाय सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। और ये घटना ये कहलाया 1773 में बोस्टन चाय पार्टी की घटना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ये बहुत बड़ी घटना थी, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। इसको अंग्रेजी में, वहां तो अंग्रेजी चलता था तो वो लोग बोला बोस्टन टी पार्टी की घटना। ये विश्व इतिहास में बड़ा फेमस घटना था कि एक गुलाम देश के अंदर क्रांतिकारियों ने एक भरी हुई जहाज चाय से भरा हुआ था, सब का सब डाल दिया समुद्र में। ये बड़ा घटना था और इसका नेता यही सैमुअल एडम्स था, यानी बोस्टन चाय पार्टी का नेता सैमुअल एडम्स था। आई पहले से भी एक नारा लगा रखा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब दूसरा काम कर दिया बोस्टन में, जितना चाय गया सब बोरी को समुद्र में डाल दिया, चाय बेकार हो गया। अब अंग्रेज को लग गया था कि अब क्रांति का रूप ले रहा है, और उसी समय ये लोग एक और संस्था बनाया जिसका नाम था स्वतंत्र यानी स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां। ये क्रांतिकारियों का एक संगठन था, स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, पुत्र एवं पुत्रियां, यानी ये नाम से संस्था भी चला रहा था। ये सब आजादी के लिए काम कर रहा था। रोक दीजिए। स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, ये भी चल रहा था एक संस्था, स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्रियां, ये भी आजादी के लिए एक संस्था था जो आजादी के लिए काम कर रहा था। ये धीरे चल रहा था और ये बढ़ते बढ़ते 4 जुलाई 1776 ईस्वी में, 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया, यानी क्रांति सफल हो गई। 4 जुलाई 1776 में, हाँ, वो अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। जब आजाद घोषित किया, देखिए यहाँ झगड़ा 3 ओर से चल रहा था। ये जब आजाद हो रहा था अमेरिका, लेकिन शुरू में आपको बताए थे कि एक घटना तो चल रहा था कि फ्रांस को दुश्मनी था, फ्रांस चाह रहा था अमेरिका से बदला लेने, अमेरिका से नहीं, फ्रांस चाह रहा था ब्रिटेन से बदला लेने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन से सप्तवर्षीय युद्ध में हारा था। एक बदला उधर। ये जो उपनिवेशवासी अमेरिका थे, अमेरिका में 13 गो उपनिवेश था अमेरिका का, 13 उपनिवेश अमेरिका में बना के रखा हुआ था ब्रिटेन, यानी 13 राज्य था जो किसका गुलाम था, तो ब्रिटेन का गुलाम था। ये 13 उपनिवेश के लोग धीरे धीरे विरोध में खड़ा हो गया और ये करने लगा
अपना जो सेनापति था, ये सेनापति चुन लिया जॉर्ज वाशिंगटन को, जॉर्ज वाशिंगटन को। यानी युद्ध में जब क्रांति शुरू हो गया, चरम सीमा पर पहुंचा, आजादी की ओर बढ़ गया, तब ये अपना सेनापति किसको बनाया? जॉर्ज वाशिंगटन को। ये हुआ अमेरिकी सेनापति। यहां से जो फ्रांस से अपना बदला लेने के लिए लुई सोलहमा, जो फ्रांस का उस समय शासक था, लुई सोलहमा भेज दिया, वो फ्रांस का सेनापति था। ये हो गया अमेरिकी सेनापति। और एक भेजा फ्रांस के सेनापति, फ्रांस का सेनापति, फ्रांस का सेनापति ये था कौन? लाफायते, लाफायते, लाफायते था फ्रांस का सेनापति। ये गया था 1756 से 63 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेने के लिए, कि हम इसका क्या लेंगे? तो बदला लेंगे। ये बदला लेने के उद्देश्य से लाफायते गया था। अब पूरा फ्रांस के सेना लेकर के, यानी अपना एक सेना का टुकड़ी गया था, जो अमेरिका वालों से क्या किया था? मिल गया था। यानी कि अब अमेरिका भी लड़ रहा है ब्रिटेन के खिलाफ, फ्रांस की सेना भी लड़ रहा है ब्रिटेन के खिलाफ। ये दोनों लड़ा, 4 जुलाई 1776 को आजाद घोषित कर लिया अमेरिका। यानी अमेरिका को आजादी मिला 4 जुलाई 1776 को। लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं माना, ब्रिटेन हार नहीं माना। वो बोला कि नहीं, हम नहीं हारे। वो लगातार झगड़ा करते रहा। और उस समय ब्रिटेन का सेनापति था, देखिए अब एक ही युद्ध में 3 देश का सेनापति है। ब्रिटेन का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये था ब्रिटेन का सेनापति। हाँ, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस 1791 में भारत भी आता है। देखिए वहां से हारा हुआ व्यक्ति, ये हारा हुआ व्यक्ति को भारत में खिंचवाने के लिए भेजा था। ये भी यहाँ रहा था अच्छा समय तक, 1791 से पहले आया और 92-93 तक रहा। ये हम लोग का गवर्नर था, गुलाम किया हम लोग को। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले अमेरिका में जाके हारा, तब भारत आया। ये एक हारा हुआ व्यक्ति था। ये ब्रिटेन का सेनापति था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिका में जाके सेनापति ब्रिटेन का, झगड़ा कर रहा है अमेरिका में। फिर एक आदमी फ्रांस का, अपना बदला ले रहा है कहाँ जाके? अमेरिका में। एक अमेरिका जो खुद अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, तो साथ दे रहा था। अब एक तरफ दूगो हो गया, एक तरफ एगो। यानी ब्रिटेन को मार रहा है अमेरिका का लोग भी, अमेरिका में दोनों, वहां का रेड इंडियन भी और जो ब्रिटेन से गया था वो भी। और एक मारा था लाफायते, जो फ्रांस से भेजा गया था सेना लेकर के, अपना खर्चा बंदूक सब दे रहा था। ये सब मिलके मार रहा था। और ये 4 जुलाई 1776 को अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। लेकिन ब्रिटेन ने आजादी माना नहीं। ये चलते गया, आगे बढ़ते गया, एक लंबा समय तक खींचा। ये गया जाकर के 1783 तक, तब जाके ब्रिटेन हार मानता है। ब्रिटेन हार मान लिया कि अब तुम आजाद हो जाओ। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है पेरिस संधि, पेरिस संधि। ये होता है फरवरी 1783 ईस्वी। फरवरी 4 फरवरी था, 4 फरवरी 1783 ईस्वी को। अब संधि में 3 लोग बैठल था, एक अमेरिका बैठल था, दूसरा फ्रांस बैठल था, तीसरा ब्रिटेन बैठल था। फ्रांस का काम था कि हर हाल में इसको हार बनवाना है। इसको बेचारा अपना आजादी की झगड़ा कर रहा था। और ये पेरिस में बैठा और पेरिस संधि के तहत अमेरिका को ब्रिटेन ने आजाद घोषित कर दिया। ये दुनिया का पहला देश था जो आजाद हुआ था। यानी पूरे विश्व में पहला देश था जो कि उपनिवेश होने के बावजूद आजादी मिला। यानी कि दुनिया का पहला स्वतंत्र देश कोई है वो अमेरिका है। ये कब हुआ? तो 4 फरवरी 1783 ईस्वी। लेकिन ये अपना आजादी मना कब से रहा था? 4 जुलाई 1776 को। ये अपने स्तर से घोषित कर दिया था, लेकिन ये ब्रिटेन मान नहीं रहा था।
ये माना 4 फरवरी 1783 में। तो अगर पूछता है कि अमेरिका को आजादी किस संधि के द्वारा मिला, तो पेरिस की संधि के द्वारा। अब ब्रिटेन मान लिया कि आप आजाद रहिए, हम आपको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आजाद हुआ बेचारा, अपने आप को नया देश बनाने के लिए 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में संविधान लिखा। यानी दुनिया का पहला देश था जो संविधान लिखा। यानी दुनिया में लिखित संविधान देने वाला पहला देश अमेरिका है। ये कब दिया, 1787 ईस्वी में, और उस समय का सबसे छोटा संविधान भी था। यानी 1787 में दुनिया में पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का, सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का, और ये दुनिया का पहला गणतांत्रिक देश भी है। गणतांत्रिक देश, दुनिया का पहला। हाँ, अभी भारत को पूर्णतः गुलामी नहीं मिला है, जब तक वो आजाद हो गया। अभी भारत में गुलामी का बढ़ ही रहा था दायरा, और जब तक अमेरिका आजाद भी हो गया। ये दुनिया का पहला आजाद देश है, फिर दोबारा गुलाम नहीं हुआ। जब एक बार आजाद हो गया तब 1787 में अपना संविधान बना लिया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू किया जाकर के 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हो गया। यानी कि अगर पूछा जाए कि दुनिया में पहला संविधान बनाकर लागू करने वाला देश कौन है, तो इसका आंसर कौन होगा, अमेरिका। यानी कि पहला संविधान बनाया भी वही, आजाद भी सबसे पहले वही हुआ, और सबसे पहले संविधान को लागू भी कौन किया, अमेरिका। जब संविधान लागू हो गया तो एक बात तो तय हो गया कि ये गणतांत्रिक देश बन गया, और जब ये गणतांत्रिक देश बन गया तब अमेरिका ने अपना एक राष्ट्रपति बनाया, और वो राष्ट्रपति बना था जो पहले सेनापति था, जॉर्ज वाशिंगटन। इसी जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। यानी अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए, और ये 1789 में पूर्णतः स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया। अमेरिका एक गणतंत्र देश बन गया, इससे एक राष्ट्रपति मिल गया जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर आज अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसी जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर है। डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यानी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया का एक जिला था, इसी के नाम पर रखा गया है। और ये वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। अब यहाँ से अमेरिका आजाद हो जाता है, और ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है। यहाँ अमेरिका को गणतंत्र देश घोषित कर दिया गया। तो आप लोग इसको अच्छा से एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।